ओके, तो अब हम लोग करेंगे एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर्स तुम जानते हो। एनालॉगस, एनालॉगस का मतलब है डिफरेंट ओरिजिन बट परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, ठीक है, या कॉमन फंक्शन, ठीक है। स्ट्रक्चर्स हैविंग डिफरेंट origin but performing similar function, ठीक है बेटा, but performing similar function। ओके, समझ गए? ओके, और इसके बाद मुझे क्या बताना है ना, यहाँ पे यार क्या है, बट परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। अब एग्जांपल्स देख लो, मतलब ये एग्जांपल है किसका, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। होमोलोगस किसका था बेटा, इट वॉज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। यहाँ पे मैंने बताया था डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन मतलब कॉमन ओरिजिन होते हुए भी इनके डिफरेंट अडेप्टेशन और डिफरेंट नीड्स के कारण ये लोग क्या कर दिए, फंक्शनली ये लोग डाइवर्जेंट हो गए। मैंने एग्जांपल बताया था थॉर्न्स ऑफ बोगनविला एंड क्यूकरबिटा। थॉर्न्स ऑफ बोगनविला एंड टेंडल्स ऑफ क्यूकरबिटा। थॉर्न्स प्रोटेक्शन का काम कर रहा था और टेंडल्स क्लाइंबिंग का काम कर रहा था। और दूसरा एग्जांपल था ब्रेन ऑफ वर्टेब्रेट्स, फिशेस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, सब में अलग अलग है। फिर मैंने बताया हार्ट ऑफ वर्टेब्रेट्स, जो कि एक सिंगल दिखाता है, एक डबल दिखाता है और एक मिक्स्ड सर्कुलेशन दिखाता है, ठीक है। अब बेटा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन मतलब क्या है, आफ्टर हैविंग डिफरेंट ओरिजिन ड्यू टू सिमिलर नीड्स और सिमिलर अडेप्टेशन और सिमिलर नीड्स, फंक्शनली सिमिलर अडेप्टेशन। अंडरस्टूड, समझ गए बेटा, फंक्शनली सिमिलर अडेप्टेशन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इवन दो क्या है, इनका डिफरेंट है, क्या चीज, डिफरेंट ओरिजिन, बट ड्यू टू सिमिलर adaptation or needs, they have functionally similar adaptation। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है आई ऑफ ऑक्टोबस एंड आई ऑफ मैमल। दोनों का काम क्या है, जल्दी बताओ। आई ऑफ ऑक्टोबस का और आई ऑफ मैमल ऑब्वियसली सब अलग अलग है ना, सब बेटा अलग अलग है, जो कि तुम जानते हो, है ना। लेकिन आई का काम तो ऑब्वियसली आई ऑफ ऑक्टोपस और आई ऑफ एंड आई ऑफ मैमल्स, आई ऑफ मैमल्स, आई ऑफ ऑक्टोपस और आई ऑफ मैमल्स दोनों का बेटा, इन दोनों का काम तो एक है ना, इस आई का और इस आई का, दोनों का काम एक है, दैट इज टू प्रोवाइड विजन, ठीक है। अंडरस्टैंडेबल इट इज। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज क्लियर टू एवरीबडी। सेकेंड एग्जाम्पल है पेंगुइन्स, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन। दोनों का काम क्या है, स्विमिंग। किसका काम आता है, स्विमिंग। तो किसका बेटा, फ्लिपर्स, फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन। मैम ये तो एक जैसा दिख रहा है, लेकिन बेटा इन दोनों का ओरिजिन अलग है।
फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन मतलब इट इज अ मैमल, डॉल्फिन इज अ मैमल बेटा, ठीक है, डॉल्फिन एक मैमल है, यही डिफरेंस है, ठीक है, यू कैन से दिस। और जो तुम्हारा ये है flippers of a penguin, penguin is always a bird, right, it's a bird, dolphin, डॉल्फिन मैमल, लेकिन दोनों का काम क्या है, स्विमिंग, दोनों का काम एक है। क्लियर है, अभी तक क्लियर है बेटा। फिर तीसरा एग्जांपल है स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, यम ये तो सेम है, नहीं बेटा अलग है। स्वीट पोटैटो का जो होता है वो मॉडिफाइड प्लांट और रूट है, तीसरा स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो and potato, potato there, ठीक है। अब तुम देखो इसका क्या है, स्वीट पोटैटो मॉडिफाइड रूट है, मॉडिफाइड रूट है, क्या है बेटा, मॉडिफाइड रूट है, और पोटैटो इज मॉडिफाइड, मॉडिफाइड स्टेम, ओके। पोटैटो का काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, ओके, एंड आई गेस दिस इज नाउ क्लियर टू एवरीबॉडी, राइट। तो स्वीट पोटैटो मॉडिफाइड रूट है, पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल, दोनों का काम विजन है। फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन, दोनों का काम क्या है, स्विमिंग है, इवन दो वन इज मैमल एंड वन इज बर्ड। एंड देन स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड रूट एंड पोटैटो इज मॉडिफाइड स्टेम, बट बोथ ऑफ द काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, बोथ ऑफ देम का काम क्या है, स्टोरेज ऑफ, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, ओके। फिर नेक्स्ट इज योर वेस्टिजियल ऑर्गन, एंड यू नो व्हाट आर द वेस्टिजियल ऑर्गन, अगर नहीं आता, जिन जो आता है ना वो जल्दी कमेंट करके बताओ। वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स में, वेस्टिजियल ऑर्गन्स में shows that certain organs that are now rudimentary, rudimentary मतलब कोई काम के नहीं है लेकिन है, प्रेजेंट है शरीर में, now rudimentally are non-functional, okay, now rudimentary, that are now rudimentally are non-functional, vestigial were functional in ancestry। तो बेटा अगर कुछ प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली एंसेस्ट्री में प्रेजेंट था, और अभी उसका कोई काम नहीं है, तो shows that certain organ, shows that certain organ that are now rudimentary, that are now rudimentary, non-functional, vestigial where, vestigial where functional, कब था बेटा, vestigial were functional in ancestry, ancestry में vestigials were functional, vestigial were functional in ancestry। example, एग्जाम्पल तुम बताओ यार, तुम तो जानते हो, वेरी गुड, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स इज एन वेस्टिजियल ऑर्गन, कोई काम नहीं है उसका। मैं क्या बोल रही हूँ, एक और बार सुनो, shows that certain organs that are rudimentary, that are now rudimentary and non-functional, vestigial were functional in ancestry, ठीक है। तो एग्जाम्पल अपेंडिक्स, अपेंडिक्स के अलावा बताओ, विजडम टूथ, अकल दांत बोलते हैं ना, कोई काम नहीं है क्योंकि तुम लोग को अकल आ नहीं रही है, विजडम, विजडम टूथ, कोई काम नहीं अकल दांत का, ठीक है।
देन ईयर पिन्ना मसल्स, ईयर पिन्ना मसल्स। लास्ट कॉक्सीजियल टेल बोन, पहले शायद वो काम आया होगा ना बेटा, कॉक्सीजियल टेल बोन। सो कौन कौन सा मैंने बताया, अगर तुम्हें याद हो तो जल्दी बताओ। अपेंडिक्स, विजडम टूथ, ईयर पिन्ना मसल्स, कॉक्सीजियल टेल बोन। एक और बार, अपेंडिक्स, विजडम टूथ, ईयर पिन्ना मसल्स, कॉक्सीजियल टेल बोन। अपेंडिक्स, विजडम टूथ, ईयर पिन्ना मसल्स, कॉक्सीजियल टेल बोन। अपेंडिक्स, विजडम टूथ, ईयर पिन्ना मसल्स, कॉक्सीजियल टेल बोन। ठीक है, अब तुम लोग नहीं भूलोगे, ठीक है, तुम चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। अपेंडिक्स, विजडम टूथ, कॉक्सीजियल टेल बोन और ईयर पिन्ना मसल्स। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक वो है कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक्स मतलब क्या है, नाम से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ चीजों से ये जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये क्या कर रहा है बेटा, कुछ ना कुछ चीजों से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। shows characters of two different group, shows character of two different group। मतलब क्या है मैम, दो ग्रुप का एक कॉमन चीज, मतलब ये ग्रुप और ये ग्रुप, इन दोनों जो ग्रुप की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक ग्रुप में प्रेजेंट है। ये ग्रुप हो गया और ये ग्रुप हो गया, इन दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक ग्रुप में प्रेजेंट है। समझ गए, यही मैं बताना चाह रही थी बेटा। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्या बोलने वाली हूँ, यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल है आर्क्योप्टेरिक्स। आर्क्योप्टेरिक्स उस जमाने में शायद वो डायनासोर था, फ्लाइंग डायनासोर समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आर्क्योप्टेरिक्स, आर्क्योप्टेरिक्स, ठीक है, नाम सुनते एकदम ना खतरनाक नाम लग रहा है। आर्क्योप्टेरिक्स, आर्क्योप्टेरिक्स जो था बेटा, वो उसके ना बेटा दो काम जान लो। आर्क्योप्टेरिक्स के दो फंक्शन, आज के रेप्टाइल इनका जो था, इनके पास था जो आज के रेप्टिलियन कैरेक्टर्स है, रेप्टिलियन कैरेक्टर्स, आज के रेप्टिलियन कैरेक्टर्स और आज के एवियन कैरेक्टर्स। एवियन कैरेक्टर मींस बर्ड्स बेटा, बर्ड्स, ठीक है। अब रेप्टिलियन कैरेक्टर्स में लॉन्ग टेल होता है बेटा, तुम जानते हो लॉन्ग टेल्स होता है। मगरमच्छ को ही देख लो, टीथ, टीथ, टेल, टीथ और टीथ इन बीक, क्या लिखोगे, टीथ इन बीक। बीक में क्या है, टीथ है, ऐसा इसमें बीक में दांत लगा हुआ है, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद आता है एवियन कैरेक्टर्स, ऑब्वियसली फेदर्स, फेदर्स, विंग्स, बीक, बीक, ठीक है, समझ गए। तो क्या क्या है मैं बताती हूँ। आर्क्योप्टेरिक्स के बारे में बात किया मैंने, किसके बारे में बेटा, आर्क्योप्टेरिक्स, किसके बारे में, आर्क्योप्टेरिक्स। तो आर्क्योप्टेरिक्स ने क्या है, शो कैरेक्टर ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप, एवियन कैरेक्टर, एक तो बेटा एवियन कैरेक्टर, और एवियन कैरेक्टर और एक है रेप्टिलियन कैरेक्टर। एवियन कैरेक्टर मतलब उसके पास लॉन्ग टेल है, टीथ है, बीक है। एवियन कैरेक्टर मतलब, सॉरी, रेप्टिलियन कैरेक्टर मतलब उसके पास लॉन्ग टेल है, लॉन्ग टेल है, टीथ है और बीक है। एवियन कैरेक्टर मतलब उसके पास एक फेदर्स है, विंग्स है, बीक है, फेदर्स है, विंग्स है, बीक है, ठीक है। क्लियर है, सबको क्लियर है। एक और बात सुनो,
कैरेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप आर्कियोप्टेरिक्स, मतलब दोनों ग्रुप है, उन दोनों ग्रुप में एक दो ग्रुप है, उसका एक कैरेक्टर ये स्पेशल है और ये एक स्पेशल कैरेक्टर है, लेकिन ये दोनों इसमें प्रेजेंट है, ये दोनों इसमें प्रेजेंट है। समझ गए? अब समझ आया थोड़ा बहुत ही सही? ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ, एवियन कैरेक्टर में उनके पास टेल बीक है, फेदर्स है, विंग्स है, और रेप्टिलियन कैरेक्टर्स में उनके पास लॉन्ग टेल है, बीक में टीथ है, टीथ इन बीक बोल दो, दैट इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर? क्लियर हो गया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स, क्या याद रखना है? आर्कियोप्टेरिक्स दो कैरेक्टर्स कनेक्टिंग लिंक का एग्जांपल है। तो कनेक्टिंग लिंक में मिसिंग लिंक कौन सा है? दिस मिसिंग लिंक कनेक्टिंग लिंक दैट इज, इन दोनों के फॉसिल से हमने बेटा पता लगाया, इन दोनों के फॉसिल से हमने बेटा पता लगाया। शोज कैरेक्टर ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप आर्कियोप्टेरिक्स, रेप्टिलियन कैरेक्टर, एवियन कैरेक्टर। रेप्टिलियन कैरेक्टर लॉन्ग टेल, टीथ इन बीक, ये है इसका मिसिंग लिंक। ठीक है, और एवियन कैरेक्टर फेदर, विंग्स और बीक। अंडरस्टूड? फिर उसके बाद आते हैं बेटा एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रो क्या बोल रही हूँ मैं, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। क्या है? एम्ब्रियोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, वेरी गुड, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी बताओ, जर्म प्लाज्म का थ्योरी किसने दिया था? कमेंट्स में। यस, द आंसर इज विसमैन। वेरी गुड, मैं हर वीडियो में पूछती हूँ क्योंकि बच्चे ये नाम भूल जाते हैं। पॉपुलेशन थ्योरी वाज गिवन बाय गुड थॉमस माल्थस। ठीक है, अब embryological evidence was certain features during embryonical stage common to all vertebrates that are absent in adults। ठीक है बेटा, मतलब कुछ सर्टेन फीचर्स वो फिशेस में भी होगा, ह्यूमंस में भी होगा, रेप्टाइल्स में भी होगा, एव्स में भी होगा, और क्या बचा है, फिशेस में भी होगा, तो सब में प्रेजेंट है ये। क्या है बेटा? सब में प्रेजेंट है ये। समझ गए? तो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ certain features are common to all in their embryonical life but absent in adult stage। अडल्ट स्टेज में क्या है बेटा? ये एब्सेंट है। मतलब सर्टेन फीचर्स आर कॉमन टू ऑल इन देयर एम्ब्रियोनिकल लाइफ बट एब्सेंट इन अडल्ट स्टेज। अडल्ट स्टेज में ये एब्सेंट है। एग्जांपल देख लो, embryos of all vertebrates including human develop a row of vestigial gill slit behind the head। जो तुम्हारा सिर है बेटा, सिर है, सिर के पीछे यहाँ पे क्या रहता है? रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स, रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स बिहाइंड द हेड। ठीक है, रो ऑफ क्या है? द एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टेब्रेट्स, द एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टेब्रेट्स consist of a row of vestigial gill slits। ठीक है, the embryo of all vertebrates consist of a row of vestigial gill slits behind the head, behind the behind the behind the head।
ठीक है. The embryo of all vertebrates consists of row of vestigial gill slits just behind the head, but is functional organ only in fish. But is functional functional organ only in fishes. Only in fishes, and not found in any other adult vertebrates. And not found in any other vertebrates. ठीक है. तो क्या बोल रही हूं मैं ये बोल रही हूँ बेटा कि देखो सुनो, मैं बोल रही हूँ certain features are common to all in their embryonical life, like uh, क्या row of vestigial gill slits behind the head, which is present even in infant human या infant baby of a human, fishes, reptiles, and most of the vertebrates. But it is functional for only adult fishes. Adult fishes के लिए functional है and not for any other adult vertebrates. क्या बोला मैंने? A row of vestigial gill slits behind the head. याद रखना पड़ेगा. Row of vestigial gill slits behind the head. Behind the head. Behind the head. क्लियर है? कर लोगे? कर लोगे, क्यों नहीं कर लोगे, है ना? कर लोगे. तो रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स बिहाइंड दी हेड एक फंक्शनल ऑर्गन है सिर्फ और सिर्फ फिशेस में एंड नॉट इन एनी अदर अडल्ट वर्टेब्रेट्स. ठीक है, क्लियर है बेटा? अब दिस वाज प्रपोज्ड बाय, ये पूरी जो कथा मैंने बताया तुम लोग को, सर्टेन फीचर्स आर कॉमन टू ऑल इन एम्ब्रियोनिक लाइफ, ये किसने दिया था? ये दिया था अर्नेस्ट हैकल. कौन दिया था बेटा? अर्नेस्ट हैकल. किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल. अब अर्नेस्ट हैकल जी ने क्या किया? ये जो थे उन्होंने बोला, इट वाज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हैकल. अर्नेस्ट हैकल जी ने एक प्रपोज किया. क्या प्रपोज्ड? अर्नेस्ट हैकल प्रपोज्ड बायोजेनेटिक लॉ और रिकैपिचुलेशन थ्योरी. क्या बोला? उन्होंने क्या प्रपोज किया? उन्होंने प्रपोज किया बायोजेनेटिक लॉ और रिकैपिचुलेशन थ्योरी. ठीक है, क्या उन्होंने प्रपोज किया? बायोजेनेटिक लॉ और रिकैपिचुलेशन थ्योरी. ओके, अब इसके हिसाब से क्या है? इसके हिसाब से है ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी. एक और बार सुनो, अर्नेस्ट हैकल proposed biogenetic law or recapitulation theory. Ernest Haeckel proposed recapitulation theory, और तुम लोग उसको क्या बोल सकते हो? बायोजेनेटिक लॉ और recapitulation theory. The biogenetic law was given by Ernest Haeckel, and according to this, और इसके हिसाब से, and according to this, ontogeny recapitulates phylogeny. ठीक है, इसके हिसाब से क्या है? इसके हिसाब से है ऑटोजेनी. इसके हिसाब से है ऑटोजेनी recapitulates
phylogeny. Autogeny recapitulates phylogeny. ठीक है, क्या है इसके हिसाब से? ऑटोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी. ऑटोजेनी का मतलब है, अरे ऑटोजेनी का मतलब है स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टडी स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिकल लाइफ, एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट. रिकैपिचुलेट्स का मतलब होता है रिपीट करना. फाइलोजेनी का मतलब है एंसेस्ट्री. ठीक है. Otto Ernest Haeckel proposed a theory called as biogenetic law or recapitulation theory. According to this, autogeny recapitulates phylogeny, which is embryonical embryonical development. Study of embryonical development will repeat ancestry. What was that, ma'am? Study of embryonical development will repeat ancestry. That is the actual meaning of this line. Ontogeny repeats, recapitulates phylogeny. ठीक है, क्या बोला मैंने बेटा क्या बोला, तुम लोग सोचो. स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट रिपीट्स, क्या करता है? रिपीट्स ancestry. Study of embryonical development repeats ancestry. Study of embryonical development repeats ancestry. Understood? यहाँ तक तो अब तो तुम लोग नहीं भूलोगे. Ontogeny recapitulates phylogeny. लेकिन बेटा नाम इतना अब तुम लोग को एक और याद रखना पड़ेगा. कार्ल वॉन बॉर disproved this and said embryo never pass on to the adult stage of any other vertebrates. क्या बोला मैंने? एम्ब्रियो, मैंने नहीं, उन्होंने बोला. ठीक है, बायोजेनेटिक लॉ और ये पूरा क्लियर है. अब कौन वॉन बोर disapproved this and said embryos are never passed on to the adult stage of any other vertebrates. अरे क्या बोला मैंने बोला एम्ब्रियोस कभी भी पास ऑन नहीं होते हैं अडल्ट स्टेज ऑफ वर्टेब्रेट्स में, किसी के भी वर्टेब्रेट्स में. एम्ब्रियोस कभी भी अगले जनरेशन या फिर कभी भी पास ऑन नहीं होगा टू द अडल्ट जनरेशन ऑफ वर्टेब्रेट्स. तो कार्ल वॉन बोर disapproved and said embryos are never passed on to the said that embryos are never passed on to the adult stage of any vertebrates. Adult stage of any vertebrates. ठीक है, तो इन्होंने जो बोला ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी का थुप्पा कर दिया इन्होंने. क्या कर दिया? थुप्पा. ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी. स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिकल लाइफ रिपीट्स स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट रिपीट्स एंसेस्ट्री. और इसे उन्होंने डिस्प्रूव कर दिया. किस महाशय ने? क्योंकि तुम्हें याद रखना पड़ेगा ना, महाशय बोलू जो भी बोलू. कौन बोर वॉन है क्या? वॉन है, ठीक है, देख लेना स्पेलिंग एक बार. कौन बोल रही हूँ? कार्ल वॉन बोर disapproved this and said embryos are never passed on to the adult stage of any vertebrates.
उन्होंने इसको डिसअप्रूव किया और बोला कि एम्ब्रियोस आर नेवर पास्ड ऑन टू दी अडल्ट स्टेज ऑफ व्हाटएवर इट्स। अब आता है बेटा बायोकेमिकल एविडेंसेस। क्या है? बायोकेमिकल एविडेंसेस। बायोकेमिकल एविडेंसेस। बायोकेमिकल एविडेंस, उससे तुम्हें क्या समझ आ रहा है? इसका मतलब है कुछ ऐसे सिमिलर प्रोटीन और जीन परफॉर्मिंग अ जीन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म क्लू देता है एक कॉमन एंसेस्ट्री का। मतलब एक पर्टिकुलर जीन है या प्रोटीन है, इतने बड़े डाइवर्स ऑर्गेनिज्म में तुम्हें वो दोनों मतलब ह्यूमन जैसे और चिंपैंजी का प्रोटीन या जीन सिमिलर होता है, इसे हम लोग बोल देते हैं कि वो हमारे पूर्वज थे। एंसेस्ट्री, इट गिव्स अ क्लू ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? दिस इज व्हाट बायोकेमिकल एवोल्यूशन या बायोकेमिकल एविडेंस मींस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ, बस तुम लोग देखते जाओ, है ना, बाकी मेरे पे छोड़ दो। ठीक है, अब अच्छे फाउंटेन पेन से लिख के देखती हूँ। सिमिलर, ये तो जा ही नहीं रहे। सिमिलर प्रोटीन, सिमिलर प्रोटीन एंड जीन performing a given function, performing a given performing a given function, similar protein and gene performing a given function among diverse organism gives clue to gives clue to common ancestry। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूं? सिमिलर प्रोटीन और जीन परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन या परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव क्लू टू कॉमन एंसेस्ट्री। ठीक है, मैंने एक और बार क्या बोला? सिमिलर प्रोटीन एंड जीन performing given function among diverse organism give a clue of common ancestry, give a clue of common ancestry। ठीक है, क्या देता है? एक क्लू देता है किसके बारे में? कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में। ठीक है, गिव अ क्लू ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री। सिमिलर प्रोटीन एंड जीन परफॉर्मिंग, मेरे साथ याद करने की कोशिश करो, मेरे साथ बोलो। सिमिलर प्रोटीन और जीन परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन among diverse organism give a clue of common ancestry। Understood? Yes। आगे बढ़े बेटा। यस मैम, आगे बढ़ते हैं, चलो। अब एग्जाम्पल है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो कॉमन है वर्टेब्रेट्स एंड इनवर्टेब्रेट्स, सिमिलरली इन सर्टेन प्रोटीन्स एंड जीन्स बिटवीन चिंपैंजी एंड ह्यूमन। ठीक है, तो जो ट्रिप्सिन है बेटा, क्या चीज? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है बेटा, वो जो है ये एक कॉमन है, कॉमन इन वर्टेब्रेट्स, कॉमन इन वर्टेब्रेट्स एंड इनवर्टेब्रेट्स। ठीक है, क्या चीज बेटा? ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन है वो कॉमन है किसमें? ट्रिप्सिन इज कॉमन इन वर्टेब्रेट्स एंड इनवर्टेब्रेट्स। ठीक है,
So biochemical evidence is what it is. Biochemical evidence is similar protein and gene in performing a given function among diverse population gives an evidence of common ancestry, gives a clue of common ancestry. एग्जाम्पल था ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन जो है वो कॉमन है किसमें, वर्टेब्रेट्स एंड इनवर्टेब्रेट्स, वर्टेब्रेट्स एंड इनवर्टेब्रेट्स. क्लियर है बेटा? ओके, यस. सिमिलरली सर्टेन प्रोटीन एंड जीन, similarly certain protein and gene, certain protein and gene common in human and chimpanzees. ठीक है, क्लियर? तो सर्टेन प्रोटीन और जीन कॉमन इन चिंपैंजी एंड ह्यूमन. तो it gives an example of biochemical evidences giving a clue of ancestry, common ancestry. एक और बार बताऊं, बायोकेमिकल एविडेंसेस क्या था? इट इज सिमिलर प्रोटीन एंड जीन परफॉर्मिंग a given function among diverse organism give a clue of common ancestry. Example, trypsin which is common in vertebrates and invertebrates. Similarly, protein and genes found in human and chimpanzee are some examples of biochemical evidences. याद हो गया, रट गया मेरे को. ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे paleontological evidences in the next video. Thank you.